स्थलाकृतियाँ। नदी के कार्य क्या हैं? नदी जब पर्वतों से मैदानी क्षेत्र में आती है तो वो अब कुछ क्रियाएं करते हुए, क्योंकि जल का काम क्या होता है? तोड़ना, फोड़ना, घर नष्ट करना और उसको अपने साथ बहाकर ले जाना। तो इस आधार पर नदी के द्वारा कुछ आकृतियां बनती हैं और वो अपना कुछ कार्य करते हुए जाती है। इसी को बोलते हैं नदी के कार्य से निर्मित स्थलाकृतियां। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नदी होती क्या है। सबसे पहले नदी क्या है? तो वर्षा का जल सतह पर बहे वह, अगर वर्षा का जल सतह पर बहता है तो उसे बोलते हैं प्रवाह। ठीक है, और अगर वर्षा का जल एक धारा के रूप में बहे तो वो कहलाती है नदी। दोनों में अंतर समझ में आया कि अगर हम कोई चीज जो है सतह पर वैसे ही फैल रही है तो उसे बोलेंगे हम सिर्फ प्रवाह। और जब एक क्रम में निर्धारित जल धारा के रूप में, अगर धारा के रूप में होगी तो क्या होगा? उसका निर्धारित मार्ग होगा। ठीक है, अब निर्धारित मार्ग पर चल रही है तो वो कहलाएगी नदी। और इसका चलने का मुख्य कारण होता है गुरुत्व शक्ति। ये किस चलती है? गुरुत्व शक्ति के कारण चलती है। ये याद रखना कंपटीशन के हिसाब से भी काम आता है। तो ये किस चलती है? गुरुत्व शक्ति के आधार पर चलती है तो उसे बोलते हैं हम नदी। यानी इसके द्वारा निर्माण कार्य जो होता है वो हमारा नदी कहलाता है। नदी, अब देखो मैंने नदी कहाँ से निकलती है? पहाड़ी क्षेत्रों से निकलते हुए मैदानों का सफर करते हुए समुद्र में गिरती है। तो इसी क्रम में जब वो पर्वतीय क्षेत्र से समुद्र तक का रास्ता तय करती है तो इन रास्तों में यह अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण, ये क्रियाएं करते हुए चलती है। पहले तोड़ती है, फिर उसको अपने साथ लेकर चलती है और जब थक जाती है तो उसको वो वहीं छोड़ते हुए चलती है। ये तीन मुख्य क्रियाएं वो अपने मार्ग में करती है। ठीक है, ये तीन क्रियाएं हैं जो वो अपने मार्ग में करती है: अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण। अब हम बात करते हैं कि नदी का जो वेग है उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अगर नदी का वेग, अगर नदी का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी जो अपर्दन शक्ति है वो बढ़ती है। किस क्रम में? यदि नदी का वेग दुगना तो अपर्दन शक्ति 4 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, ये याद रखना, ये कंपटीशन के हिसाब से भी है। और अगर नदी का वेग 4 गुना या 4 गुना कर दे तो अपर्दन शक्ति 16 गुना हो जाती है। याद रखना, हमेशा 4 के काउंटर चलता है कि 2 दुगना करेंगे तो 4 गुना, 4 गुना करेंगे तो 16 गुना अधिक उसकी अपर्दन शक्ति हो जाती है। ठीक है, इस बात को समझाने के लिए गिलबर्ट महोदय ने भी तो अपर्दन कहा है। अब परिवहन के बारे में भी बताया है। किसने बताया? गिलबर्ट ने। गिलबर्ट ने एक सिद्धांत दिया था, छठी शक्ति का सिद्धांत। ठीक है, इसमें मैंने ये बताया था कि अपर्दन शक्ति इसमें परिवहन कितना करती है। तो
उसकी परिवहन शक्ति 64 गुना अधिक हो जाती है। ठीक है, क्लियर है। नदी का वेग अगर दुगना कर दिया है तो मैंने बताया था कि नदी का वेग दुगना कर दिया जाए तो क्या होगा, उसकी अपवर्तन शक्ति जो है चौगुनी होती है, और अगर चौगुना किया जाए तो 16 गुनी होती है, और यह नदी का वेग दुगना तो परिवहन शक्ति 64 गुना अधिक बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं गिलबर्ट का छठी शक्ति का सिद्धांत। ठीक है, अब बात आती है एक और मेन चीज कि एक होता है आधार तल, इसको बोलते हैं बेस लाइन। ये सब इम्पोर्टेंट है नेट के हिसाब से, किसी भी कंपटीशन के हिसाब से। ठीक है, अब आधार तल या बेस लाइन होता क्या है। इस आधार तल का बेस लाइन को जो संबोधन किया था वो किया था पावेल ने। पावेल ने आधार तल के बारे में बताया था और ये कहा था कि प्रत्येक नदी एक सीमा तक ही अपना अपवर्तन करती है और इस सीमा के बाद वो अपवर्तन नहीं कर सकती। ठीक है, ये पावेल ने 1875 में दिया था अपना सिद्धांत कि हर एक नदी की एक बेस लाइन होती है। अगर ये नदी प्रवाहित हो रही है तो इसकी एक बेस लाइन होगी, इससे नीचे उसका अपवर्तन नहीं हो सकता, और जो बेस लाइन होती है वो समुद्र तल के आधार पर निर्धारित होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना किससे निर्धारित होती है, समुद्र तल के आधार पर। और ये बेस लाइन जो होती है वो 3 तरह की होती है। पहला स्थायी, दूसरी होती है अस्थायी, और तीसरी होती है स्थानीय। जैसे मैंने बताया कि नदी तल समुद्र तल पर होती है, तो स्थायी शब्द जहाँ आएगा जहाँ समुद्र तल से अधिक गहरा नहीं हो सकता है तो वो जो बेस लाइन बनती है वो स्थायी होती है। और अस्थायी में नदी के वेग में अंतर आने पर वो उसमें भी परिवर्तन आता रहता है। और स्थानीय किसी क्षेत्र विशेष की विशेषताओं के आधार पर जब निर्धारण होता है तो उसे बोलते हैं हम स्थानीय जो बेस लाइन। ओके, क्लियर। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बीए फर्स्ट टॉपिक नदी के कार्य व निर्मित स्थलाकृतियां। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि नदी जब पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती है तो वो अपवर्तन के द्वारा किस तरह की संरचना का निर्माण करती है, किस तरह के कार्य करती है, वो सब इसके अंतर्गत आएगा। अब हम बात करें नदी के कार्यों में क्या कार्य होता है। नदी पर्वतों से निकलती है, ये तो तुमने सबने देखा होगा, नदी कहाँ से निकलती है, पर्वतों से। और पर्वतों से निकलते हुए वो मैदानी क्षेत्र से होते हुए कहाँ जाती है, समुद्र में। एक अंतर प्रवाह होता है, उसको हम नहीं बोल रहे सिर्फ यहाँ पे इतना आएगा तो कहाँ से होती है। अब इस क्रिया में वो अपवर्तन 3 काम करती है। पहला करती है अपवर्तन, दूसरा करती है परिवहन, और तीसरा करती है निक्षेपण। ठीक है, ये मुख्य कार्य करती है नदियां जब पर्वतीय क्षेत्रों से समुद्र तक आती हैं, और इस क्रिया में वे बहुत सारी स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। और इसी स्थलाकृति के आधार पर इसका जो वर्णन किया जाता है वो कहलाता है नदी के कार्य व उससे निर्मित स्थलाकृतियां। ठीक है, अब नदी का जो कार्य है, जो अपवर्तन है, जैसे मैंने कहा कि दो अपवर्तन, परिवहन, निक्षेपण 3 कार्य होते हैं। तो नदी का जो अपवर्तन होता है वो 2 तरह से होता है। ठीक है, 2 तरह से, रासायनिक अपवर्तन और दूसरा यांत्रिक अपवर्तन। पहला होता है रासायनिक अपवर्तन और दूसरा होता है हमारा यांत्रिक अपवर्तन।
ठीक है। रासायनिक का मतलब क्या होता है, केमिकल का काम क्या होता है, घुलने का। नमक भी हमारा एक क्या है, रसायन है। नमक को हम पानी में घोल सकते हैं, ठीक है, तुरंत घुल जाता है। तो वही ऐसे ही रासायनिक किरण में अपवर्तन जो होते हैं उसमें क्रिया कौन सी होती है, घोलीकरण की, ठीक है। कौन सी क्रिया होती है, घोलीकरण की। और यांत्रिक पक्ष में अपघर्षण, सन्निकर्षण ऐसी क्रियाएं होती हैं। अपघर्षण, सन्निकर्षण, जलगति क्रिया, ठीक है। अपघर्षण, सन्निकर्षण, जलगति क्रिया, ये ऐसी क्रियाएं संपन्न होती हैं, इसे बोलते हैं यांत्रिक अपवर्तन। अब घोलीकरण सबको क्लियर हो रहा हो, घोलीकरण क्या होता है, किसी चीज का घुलना। जब नदी अपने मार्ग पर चल रही होती है तो रास्ते में जो भी तत्व आता है वो चट्टानों से टकराती है, और जो भी चट्टान चिपका हुआ होता है उसको वो अपने साथ घुलाते हुए आगे बढ़ जाती है। तो इसे बोलते हैं घोलीकरण की क्रिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आता है कौन कौन से होते हैं, घोलीकरण। घोलीकरण में क्या होगा कि जब नदी के मार्ग में कोई तत्व आता है, कोई शैलखंड आता है, तो वो अपने साथ उसको घोलते हुए चलती है, तो वो कहलाता है हमारा घोलीकरण, ठीक है। दूसरा आता है हमारा अपघर्षण। अपघर्षण कौन सी क्रिया होती है, देखो इसके दो संक्षिप्त कर लो, अप और घर्षण। अप का मतलब होता है अपने आप में घर्षण करना, यानी अपने आप को घिसते हुए चलते, तो उसे बोलते हैं अपघर्षण। जैसे कि मैं इस ब्लैक बोर्ड के उस खास में घिसती हुई चलूँ तो क्या कहलाएगा, मेरा अपघर्षण। अगर ये यहाँ पर चिकना ना होता, रवीला होता, तो क्या होगा, मेरे हाथ पर ऐसे पड़ते, क्योंकि मैं इसे घिसती हुई चल रही हूँ तो मेरे हाथ पर ऐसे पड़ेंगे। तो मेरे शरीर के जो तत्व हैं, ऐसे में अगर मैं नदी हूँ और ये जो है कोई क्षेत्र है, तो यहाँ जो कुछ होगा तत्व वो हमारा रगड़ता हुआ साथ में बहता है, जिसे बोलते हैं अपघर्षण। तो वो अपने साथ घिसते हुए उसे खरोंच मारते हुए निकलती है और नदी के तत्वों को अपने साथ लेते हुए चलती है, वो कहलाता है अपघर्षण, ठीक है। तीसरा आता है हमारा सन्निकर्षण। सन्निकर्षण, सन्निकर्षण किसने कहते हैं कि जब जो नदी में छोटे छोटे कंकड़ पत्थर के टुकड़े होते हैं, वो रगड़ते नदी करते करते साथ में आपस में भी टकराते हुए चलते हैं। तो जब ये आपस में जब टकराते हैं तो इसे बोलते हैं सन्निकर्षण। यानी यहाँ पर लिखूं शैलखंड का अपघर्षण का भी लिखूं, तो पहले लिखूं शैलखंड का आपस में टकराना, ठीक है। और अपघर्षण में क्या आएगा, शैलखंड का संरचना से टकराना, ये आ जाएगा हमारा शैलखंड का संरचना से टकराना और शैलखंड का आपस में, ये कहलाएगा हमारा संघर्षण। और जलगति क्रिया क्या होती है, जलगति क्रिया कहते हैं कि जब नदी का जल जाता है, तो जैसे कि अपघर्षण करते हुए चल रहा है, तो अपना जो भी कुछ है उसको बहा कर ले जाता है। बहाने पर अगर किसी, मैं समझाती डायग्राम से, अगर कहीं पर शैलखंड का कोई टुकड़ा पड़ा हुआ है तो वो उसको घर्षण करते करते इसको अपने बहा के ले जाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गड्ढा, ठीक है। जब गड्ढा बन जाता है तो उस गड्ढे में पानी घूम घूम के सर्किल में आगे बढ़ता हुआ आगे बढ़ता है, तो इसे बोलते हैं जलगति क्रिया। यानी कि जल में रासायनिक क्रिया, यांत्रिक क्रिया दोनों शामिल होती है। यानी यहाँ पे क्या कर रहा है, वो घोल भी रहा है और अपवर्तन करके बाहर भी ले जा रहा है, तो इसमें दोनों ही क्रियाएं होती हैं, यांत्रिक और साथ में रासायनिक, ठीक है। ये दोनों ही क्रियाएं संपन्न होती हैं, तो इसे बोलते हैं जलगति क्रिया। अब बात आती है
नदी अपरदन से निर्मित स्थलाकृतियां। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है हमारा नदी से निर्मित स्थलाकृतियों में घाटी को गहरा करने का सबसे पहले काम शुरू होता है। तो इसमें सबसे पहले आता है वी, या पहले घाटी को गहरा करना। ठीक है, अब घाटी को गहरा करने से सबसे पहले कौन सी आकृति बनती है? नंबर 1 पर बनती है इसमें वी आकार की घाटी। वी आकार घाटी में क्या होता है कि नदी का जल जब, अच्छा इसका उदाहरण समझाऊं, जब नदी का जल किसी चट्टान पे टकराता है तो सबसे पहले नदी जो है इस तरह से बह रही है। अब बहते हुए क्या करेगी? गहराई में काटेगी, और गहराई में जब काटेगी तो उसका पानी की धार से एक गहरा होल बनेगा। अगर सिंपल बर्फ से समझाऊं ना, उसको हिमानी से मत जोड़ना, आगे टॉपिक हिमानी आएगा तब वो चीज अलग लगेगी। तो अगर तुम बर्फ का टुकड़ा लिया, उस पर हम जल को डालते हैं, पानी को डालते हैं धार से, तो क्या होगा? ऊपर की ओर तो बड़ा सा होल होगा और अंदर कैसा होगा? पतला होल होता है। ऐसे ही ये हमने नदी की कारण है कि नदी जब किसी चट्टान से टकराती है तो वो गहराई तक कटाव करती है। तो सबसे पहले इससे कौन सी आकृति बनती है? वी आकार की घाटी। ठीक है, दूसरा बनता है इससे गार्ज, और तीसरी बनती है आकृति कैनियन। ठीक है, अब गार्ज में क्या होता है कि जब ये आकृति छोटी सी होती है, उथली होती है, तो वी, जैसे वी आकार है ऐसी बनती है, तो ये वी आकार की घाटी है। और अगर थोड़ी गहरी हो जाती है तो इसे बोलते हैं गार्ज। ये है हमारा वी आकार, इसे बोलते हैं गार्ज। और जब ये बिल्कुल पैनी सी जाती है और गहराई में चली जाती है, इसे बोलते हैं कैनियन। सबसे बड़ी कैनियन अमेरिका में पाई जाती है, ये और ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गार्ज कैनियन। और फिर बनते हैं, सेकंड संरचना बनती है जलप्रपात। जलप्रपात को सिंपल भाषा में बोलते हैं झरना। ठीक है, अब झरना कैसे बनता है समझ में आ गया होगा, गार्ज कैनियन। अब जलप्रपात कैसे बनता है इसके समझ में नहीं आया, थोड़ा बुक को भी देखना, बुक में डायग्राम से और समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जलप्रपात कैसे बनता है कि जब नदी का जल कठोर चट्टानों को टकराता है तो वो उसे तोड़कर अपना रास्ता नीचे बनाती है, और चट्टानों को तोड़ के, जो बुलंद सी चट्टानें होती हैं उनको तोड़ के जब वो आगे बढ़ती है तो सीधे ही प्रवाहित होने लगती है, तो उसे बोलते हैं झरना। ठीक है, झरने का रहता है हमारा जल गट्टिका। अभी बताई थी मैं जल गति क्रिया है, जल गट्टिका है। जब नदी आगे बढ़ती हुई जाती है, यहाँ तक क्या है, जलप्रपात तक जो संरचनाएं बन रही हैं ये पर्वतीय क्षेत्रों में बनती हैं। ठीक है, और यहाँ पर आकर नदी कहाँ आ जाती है? मैदानों में। जब नदी मैदानों में आ जाती है तो जल गट्टिका का निर्माण होता है। कैसे कि नदियां जो है अपने साथ कंकड़ पत्थर लाती हैं, और कंकड़ पत्थर वो बीच में गड़े रह जाते हैं। कहीं नदी के प्रवाह से जब ये पत्थर हटके आगे बह जाता है तो यहाँ पे क्या बन जाता है? गड्ढा। अभी समझाया था। और गड्ढे में जब जल आता है तो वो इस तरह से सर्किल में घूमता रहता है और बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण होता है, इसे बोलते हैं जल गट्टिका। ठीक है, जल गट्टिका रहता है संरचनात्मक सोपान। संरचनात्मक सोपान, सोपान का मतलब होता है सीढ़ी। ठीक है, तो संरचनात्मक सोपान का निर्माण कब होता है कि जब शैल संरचना यानी नदी के बहाव में अंतर आता है। आगे कब बनती है संरचना? बहाव में अंतर आने पर।
जब नदी के बहाव में अंतर आता है तो नदी जो है, एक चीज याद रखना, पहले इससे पहले समझाती हूँ कि नदी में 3 अवस्थाएं होती हैं। युवावस्था, ये टॉपिक आएगा तो बताऊंगी है ना। प्रौढ़ावस्था, ठीक है, युवावस्था में गहराई में काटती है नदियां। प्रौढ़ावस्था में जो है अपने पाटों को यानी किनारों को चौड़ा करती है। ठीक है, तो उस आधार पर किनारों को चौड़ा करती हैं और युवा अवस्था में गहराई करती हैं। तो जब संरचना जब बहाव में अंतर आ जाता है नदियां, तो कभी बहाव अधिक होता है तो वो बड़े क्षेत्र में, सिंपल नदी बह रही है, अब पहले इसका बहाव अधिक है, जल की मात्रा कम हो गई, तो नदी इस तरह की संरचना में कुछ उठा हुआ भाग और ये गहरा भाग बन जाता है। तो ये सोपान जैसे ये आकृति बन जाती है तो इसे बोलते हैं संरचनात्मक सोपान। ठीक है, अब आती है बात नदी वेदिका। नदी वेदिका, नदी वेदिका का मतलब यही है कि एक सीढ़ी बनती है, ऊंचाई तटबंध सा बन जाता है तो नदी वेदिका कहलाता है। ठीक है, अगला आता है हमारा नदी विसर्ग। नदी विसर्ग क्या होता है कि नदी जो है जब जल की मात्रा कम हो जाती है तो नदी फिर एक इस तरह से विसर्ग में घूमने लगती है, टेढ़े मेढ़े रास्ते का अनुसरण करती है, तो उसे बोलते हैं नदी विसर्ग। ठीक है, नदी विसर्ग के बाद में आता है हमारा कटक और कटक के बाद आता है संप्राय मैदान। कटक क्या होते हैं? कटक को बोलते हैं सिंपल समझ लो तट। हर नदी अपना तट बनाती है, जब बहती आती है तो तट का निर्माण करती है तो वो कटक कहलाता है। और जब नदी मैदानी क्षेत्र में अपने मलबे को जमा कर देती है तो वो कहलाता है हमारा संप्राय मैदान। ठीक है, क्लियर है? कटक और संप्राय मैदान लगभग कैसे होते हैं? ये जो है नदी के वृद्धावस्था में पहुंचने से पहले की कंडीशन होती है। हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे नदी के निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों के बारे में। जो नदी की निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नदी के अपरदन से नदी के जो कार्य होता है काटने छाटने का, उसके बाद में नदी जब अपने साथ बहुत अधिक मात्रा में मलबे को लेकर चलती है तो उसकी वहन शक्ति यानी उसको बहा कर ले जाने शक्ति जैसे जैसे क्षीण होती जाती है तो फिर वह अपने साथ ही परिवहन किए गए मलबे को जमा करने लगती है, तो इसको बोलते हैं निक्षेपण। ठीक है, और निक्षेपण भी अलग अलग तरह से होता है, तो उससे निर्मित स्थलाकृतियों को निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां कहते हैं। इसमें सबसे पहले जो आता है निक्षेपण स्थलाकृतियों में वो आता है हमारा जलोढ़ पंख। जलोढ़ पंख और दूसरा आता है हमारा जलोढ़ शंकु। अब इन दोनों का मतलब क्या है? जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु। जलोढ़ पंख जो होते हैं, जैसे ये पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ से नदियां मलबे को बहाकर ले जाती हैं, तो निक्षेपण का कार्य ये नहीं है कि समुद्र के पास ही होता है। निक्षेपण का कार्य आरंभ से ही शुरू हो जाता है और जब ढाल के निकट बड़े कण हो, यानी ये क्या है, यहाँ पर अगर जमाव कर रही है तो यहाँ पर बड़े कण और आगे जाके इसके छोटे कण हो तो इसे बोलते हैं जलोढ़ पंख। ठीक है, यानी यहाँ पर जब अपने बड़े बड़े कणों पर्वतीय क्षेत्रों से जब बहती है नदी तो पर्वतों के बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों को लेके चलती है। ठीक है, तो जब कंकड़ पत्थरों को लेके चलती है
जैसे ही मंद ढाल आता है यहाँ पर इसको वो नहीं बहा पाती तो वो वहीं छोड़ देती है। तो इसको क्या बोलेंगे, जहाँ पर बड़े कण होते हैं तटों के पास और आगे जाकर छोटे कण मिलते हैं तो उसे बोलते हैं हम जलोढ़ पंख। ठीक है, इसके विपरीत इधर बना देती हूँ मैं। अब यहाँ पर अगर महीन कण है और यहाँ पर बड़े बड़े कण हैं तो इसे बोलते हैं जलोढ़ शंकु। ठीक है, यानी ढाल के पास महीन कण और ढाल से दूर बड़े कण होते हैं तो इसे बोला जाता है जलोढ़ शंकु। अब तो क्लियर हो चुका होगा दोनों के बारे में। अब आता है बालू के तट या पोर्टलैंड। नेक्स्ट जो संरचना बनती है वो बनती है बालू के तट। बालू के तट इसे क्या बोलते हैं, पोर्टलैंड भी बोलते हैं। पोर्टलैंड यानी बीच, अब समझ में आ जाएगा बीच के नाम पर। समुद्र के तटों पर देखा ना सी को बजरी पड़ी रहती है, सीमेंट सी पड़ी तो उसे बोलते हैं बालू के तट। ठीक है, ऐसे हर नदी के तट पर जो मलबा है वो अपने साथ छोड़ती चलती है तो तटों का निर्माण करती है तो उसे बोलते हैं बालू के तट। क्योंकि नदियाँ बहती है तो एक सीमा के बाद अपना वो परिवहन छोड़कर निक्षेप पर जाती है। जैसे कि अगर सिंपल समझाऊं कि अगर हम बहुत सारा सामान लेके चल रहे हैं तो एक सीमा तक ही चल सकते हैं, उसके बाद थकने लगेंगे तो क्या होगा, सामान को छोड़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय पर वृद्धावस्था की कंडीशन शुरू हो जाती है। नदियों में जल का वेग कम होने के कारण उसको हम बोलते हैं वृद्धा की अवस्था, यानी वृद्धावस्था बोलते हैं सिंपल कहा जाए तो, कि वृद्धावस्था शुरू हो जाती है क्योंकि जल की मात्रा कम होती है तो उसकी शक्ति कम हो जाती है। ठीक है, वृद्धावस्था क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर हम युवा मानव की बात करें और वृद्ध मानव की, तो सबसे बड़ी कमी क्या होती है, शक्ति की कमी। और नदी का जो शक्ति है वो क्या है, जल है, और जल की मात्रा कम होती है उसकी शक्ति भी कम हो जाती है, इसीलिए उसे बोलते हैं वृद्धावस्था में। ठीक है, तो तटों पर जब वो अपने मलबे को जमा करती हैं और बड़े क्षेत्र में जमा कर देती है तो उसे बोलते हैं पोर्टलैंड या बीच या बालू का तट। ठीक है, अगला आता है हमारा प्राकृतिक तटबंध। जब नदियां एक क्षेत्र में फैलाती हैं तो उसे बोलते हैं बालू का तट, और एक सीमित क्षेत्र में ही अगर फैलता है मलबा तो उसे बोलते हैं प्राकृतिक तटबंध। यानी एक जैसे नदियां तटों पर ही मलबा जमा कर देती हैं और एक सीमा पर ही रुका रह जाता है और इससे आगे नहीं जाता, तो ये क्या है, ये तट से दिखाई देते हैं कि जैसे कि प्रकृति ने अपना खुद ही एक संरचना बना रखी है तट की और गहराई में नदी बह रही है, तो उसे बोलते हैं प्राकृतिक तट। ठीक है, और अगला बनता है हमारा बाढ़ का मैदान। बाढ़ का मैदान, ये सबको पता है, बाढ़ आती है तो जो अपने साथ मिट्टी है उसको पहले तो साथ बहा लेती है, फिर जब सब बाढ़ का समापन हो जाता है तो वो जो जमा होता है मलबा उसे बोलते हैं बाढ़ का मैदान। ठीक है, और अगला आता है हमारा गोखुर झील। अब गोखुर झील क्या होती है कि जब नदियां, जैसे मैंने कहा वृद्धावस्था में क्या करती हैं नदियां, अपना मार्ग जल की मात्रा कम होने के कारण अपने साथ लाए हुए तलछट को जमा करते हुए चलती है, और नदी का वेग कम होने के कारण जैसी जैसी संरचना का ढाल होता है वैसे वैसे वो बहती है। ठीक है, अब साथ में मलबा जमा करती जाती है तो इनकी धीरे धीरे आकृति ऐसी ना होकर इस तरह से हो जाती है। नदी विसर्ग शब्द आता है ना, नदी विसर्ग है ना, पढ़ते हैं नदी विसर्ग बनती है, तो नदी विसर्ग तो ये आकृति है। अब ये गोखुर झील कैसे बनती है कि किसी कारण से जब नदियां वृद्धावस्था की जगह पर फिर से युवावस्था में बहने लगे, यानी कि नदी जो विसर्ग यानी कि टेढ़े में रास्ते का अनुसरण कर रही है उसकी जगह पर जल की मात्रा किसी भी कारण से बढ़े,
टेढ़ा मेढ़ा होता है, जहाँ नदियों को रास्ता मिलता है, वो इसी तरह की कंडीशन होती है कुछ। इसमें तो एक ही बहाव है। अब मैं डेल्टा कैसे बनती है वो बता देती हूँ। नदियाँ समतल में जानी चाहिए, मैं इसमें छोटा सा बना के तब समझाती हूँ। नदियाँ बह रही है, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने अपने मलबे को जमा कर दिया, यानी यहाँ ढाल कैसा हो गया, ऊंचा हो गया, रास्ता बदल दिया फिर उन्होंने। अब इस तरह से फिर जहाँ से रास्ता मिला, यहाँ से यहाँ ऊंचा हो गया तो नदी एक यहाँ से निकल आई, यहाँ ऊंचा हो गया तो यहाँ से निकल आई। अब नदी ने मलबा यहाँ जमा कर दिया तो यहाँ से निकल गई। इस तरह से विभिन्न आकारों से जहाँ से ढाल कम मिलता है वहाँ से नदियाँ बहती हुई आती हैं और बीच बीच में अपने तलछट को जमा कर देती हैं, तो डेल्टाओं का निर्माण होता है। ठीक है, डेल्टा बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि हमारा पंजाकार डेल्टा, मुख्य रूप से तो पंजाकार डेल्टा ही माना जाता है। इसके अतिरिक्त घुंडित डेल्टा, ज्वारनदमुख डेल्टा, बहुत सारे नाम हैं डेल्टाओं के जो इनका निर्माण इनसे होता है। ठीक है, अब डेल्टा का बस नाम याद रखना है, तो मैं नोट्स में भेज दूंगी। ओके, थैंक यू।